प्रकार से होती है, उसका क्या स्वरूप है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसके संदर्भ में कल अपन ने थोड़ा ज्योतिषी देवों के बारे में भी जानकारी ली थी और ज्योतिषी देवों के माध्यम से वह सूर्य और चंद्र का स्थान लवण समुद्र में और जम्बू द्वीप में किस प्रकार से है, उसकी चर्चा अपन ने कल की थी। आज इसी के संदर्भ में आगे चर्चा करेंगे। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, यह विषय समझने लायक है और साथ में ग्रहण करने लायक भी है। देखिए, कल अपन ने यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, वो सबको याद होगी। यह सूर्य और चंद्र इस जम्बू द्वीप में और जम्बू द्वीप के बाहर भी घूमते हैं। देखिए, त्रिलोक सार जब पढ़ेंगे तो उसमें एक विशेष बात यह आई है, उन्होंने यह बताया कि जम्बू द्वीप के चंद्र और सूर्य और फिर लवण समुद्र के चंद्र और सूर्य, यह जो अपने कल देखा था, यह जम्बू द्वीप के जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्र का गमन, इसके बारे में चर्चा की थी। और 510 योजन चौड़ा उनका चार क्षेत्र देखा था। चार क्षेत्र मतलब जिसमें उनका गमन होता है, उसको बताया था चारक क्षेत्र। और वह चार क्षेत्र जम्बू द्वीप के अंदर 180 योजन है और जम्बू द्वीप के बाहर 330 योजन है। मतलब लवण समुद्र में यदि ये चंद्र जम्बू द्वीप के चंद्र और सूर्य घूमेंगे तो 330 योजन तक घूम सकते हैं। आया समझ में? ये हो गया जम्बू द्वीप के बारे में। फिर हमने चर्चा की थी लवण समुद्र के बारे में। लवण समुद्र में 4 सूर्य और 4 चंद्रमा हैं और वे 4 सूर्य और 4 चंद्रमा यदि परिक्रमा देंगे तो मात्र लवण समुद्र के ऊपर ही देंगे, उसके बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इनका चार क्षेत्र भी 510 योजन ही है। मतलब इस लाइन से अधिक 510 योजन बाहर घूम सकते हैं। इस लाइन से 510 योजन बाहर घूम सकते हैं। तो यदि 510 योजन इस तरफ भी आए तो भी वह लवण समुद्र के ऊपर ही रहेंगे और इस तरफ भी आएंगे तो भी लवण समुद्र के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है, यह जो इनकी वीथी है, यह जो रास्ता है, यह रास्ता इस वेदी से 49,000 योजन 999.60 इतना है। मतलब 49,999.60 ये इस वेदी से अंदर की तरफ है। तो 500 योजन भी इस तरफ आएंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसका भी प्रमाण वही है, 49,999.60 ये इस वेदी से अंदर की तरफ है। तो 500 योजन इस तरफ जाए या 500 योजन इस तरफ जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? इस प्रकार से लवण समुद्र के चंद्र और सूर्य लवण समुद्र के ऊपर ही घूमते हैं। सिर्फ जम्बू द्वीप के लवण सूर्य और चंद्र लवण समुद्र के अंदर 330 योजन तक चले जाते हैं। ठीक है, जब ये बात समझ में आई तो अपन आगे की बात करते हैं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने निकाला है डायरेक्ट जम्बू द्वीप के साथ लवण समुद्र का नाप और उसका क्षेत्र। ये आपको दिखाई दे रहा है, बीच में है जम्बू द्वीप
और उसके बाजू में है यहां तक लवण समुद्र। ये यहां से यहां तक 2 लाख योजन और जम्बू द्वीप 1 लाख योजन। अब देखिए, यह देख के आगे अपन बढ़ेंगे। जो कल मन में शंकाएं थी वो इस तरफ से देखेंगे तो आपकी शंका निरसन होनी चाहिए। देखिए, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा पिंक कलर का, ये इस सूर्य और चंद्र का 4 क्षेत्र है। 4 क्षेत्र मतलब 510 योजन चौड़ा, ऐसा यह 4 क्षेत्र है। अब इसको सीधा ऊपर से देखो, अंदर की तरफ यहां तक जो दिखाई दे रहा है ना, यहां से लेके यहां तक ये जो क्षेत्र है, मतलब ग्रीन क्षेत्र आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रीन क्षेत्र भरत क्षेत्र है। और ये डार्क ग्रीन क्षेत्र है, यह आर्यखंड है। और मैंने जहां पर अभी पॉइंट दिखाया है, ये अपनी भूमि, जिसे अपन अपना जग कहते हैं, विश्व कहते हैं, वो यहां पर है। अब सीधा ऊपर से देखो तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये चंद्र। ये चंद्र इस लवण भरत क्षेत्र में बिल्कुल ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि हमने देखा था, ये हो गई भरत क्षेत्र की जगती, और जगती से 180 योजन अंदर सूर्य और चंद्र घूमते हैं। मतलब ऐसा समझ के चलो कि भरत क्षेत्र के ऊपर सूर्य चंद्र घूमते हैं। ठीक है ना? वो क्रम से आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन क्रम से भी आते हुए 190, क्योंकि अपने देखा था ये जो जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है, ये 526 6/19 इतना प्रमाण वाला क्षेत्र है। और इसके ऊपर 190 योजन तक यह सूर्य चंद्र घूमते हैं। इसीलिए ये घूमते समय बिल्कुल इसके ऊपर ही आते हैं। इसलिए यह घूमने का प्रमाण बिल्कुल भरत क्षेत्र के आर्यखंड के ऊपर है। ठीक है, आया समझ में? अब आगे बाहर जाएंगे तो लवण समुद्र के ऊपर जाएंगे। ये हो गए जम्बू द्वीप के चंद्र और सूर्य। अब थोड़ा आगे बढ़े, इसी लाइन में यहां पर आगे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यह लवण समुद्र के ऊपर पहली विधि में घूमने वाले चंद्र और सूर्य। पहली विधि क्यों कहा? क्योंकि लवण समुद्र में इस वेदी से 49,999 इतने योजन अंदर सूर्य चंद्र भी है, और इधर से उतना ही प्रमाण में सूर्य चंद्र है। तो अपन अभी जम्बू द्वीप की तरफ से जा रहे हैं तो यहां पर भी सूर्य चंद्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आगे चल के यहां पर भी सूर्य चंद्र। इस प्रकार से यह लवण समुद्र के ऊपर इस मार्ग से घूमते रहते हैं और ये सुदर्शन मेरु की परिक्रमा देते हैं। तो यहां पर एक सूर्य, यहां पर एक सूर्य, यहां पर एक सूर्य, यहां पर एक सूर्य, यहां पर एक चंद्र, यहां पर एक चंद्र, यहां पर एक चंद्र, और यहां पर एक चंद्र। ऐसे इस विधि में यह सूर्य और चंद्र परिक्रमा देते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जम्बूद्वीप के सूर्य चंद्र और लवण समुद्र के सूर्य चंद्र, इनका क्षेत्र, इनकी स्थिति इस प्रकार से होती है। अब यह जब समझ में आया तो अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए, यह सूर्य और चंद्र ये देखिए, ये जम्बूद्वीप, ये तो बड़ा राउंड दिखाई दे रहा है। ये इतने छोटे, इस प्रमाण में बहुत छोटे होते हैं तो समझ में नहीं आते, इसलिए बड़ा राउंड निकाला। एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है, इतना छोटा ही प्रमाण है उसका।
तो ये जब यहाँ 330 लवण समुद्र के अंदर 330 योजन पे पहुंचता है, तो देखिए अब ये मैं पहले आपको बताऊं, ये लवण समुद्र बीच में 10,000 योजन ऊंचाई पे, 10,000 योजन चौड़ाई पे 16,000 योजन ऊंचा है, और वहां से घटता 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 यहां पर 0 हो गया। ठीक है, अब यहीं से क्रम से आगे बढ़ते हैं। ये जम्बूद्वीप के सूर्य चंद्र तो 330 योजन होने के कारण लवण समुद्र के जल से ऊपर है, दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये तो जल से ऊपर है। अब देखिए ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जल ऐसा आगे बढ़ता ऊंचा उठता जाएगा, यहां से ऐसे ऊपर 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 जाएगा, और यहां पे पहुंचेगा तो वह लवण समुद्र 16,000 ऊंचा गया। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, सूर्य और चंद्र भूमि से 800 और 880 योजन ऊपर है, और लवण समुद्र बढ़ते बढ़ते 16,000 ऊंचा बढ़ा है। जब 16,000 ऊंचा बढ़ेगा तो ये तो पक्की बात है कि वह सूर्य और चंद्र के ऊपर ही पहुंचेगा, इसके अंदर ही सूर्य चंद्र जाएंगे, क्योंकि भूमि से ये सूर्य चंद्र, अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये समुद्र के अंदर 880 योजन पर ये हो गए सूर्य और चंद्र। ये यहाँ पे मैंने निकाला है, ये 800 योजन वाले सूर्य निकाले, इसके ऊपर 80 योजन में चंद्र रहते हैं, लेकिन एक आपको आइडिया आए उस हिसाब से मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये तो हो गया 800 योजन ऊंचे, और जल कितना ऊंचा गया है ये देखिए, यहाँ पे ये जल की ऊपर की परत है, तो इतना अंदर चंद्र इस लवण समुद्र के अंदर है। अब ये कितना अंदर है इसका प्रमाण हमें यहाँ पर आज देखना है। पहले यह समझ लेना कि अंदर किस प्रकार से है, वो मैं यहाँ आपको 3D में दिखा रहा हूं। आ गया समझ में? ये ऐसा देखेंगे तो ये तो जल के अंदर, ये तो हो गई समुद्र की ऊपर की परत, ऊपर का भाग, और इसके अंदर यहां पर इतना नीचे, इस परत के यहां पर नीचे चंद्र और सूर्य होते हैं। ये इस तरफ हो गए। अब इस तरफ देखो, ये तो इस तरफ वाला हो गया। अब इस तरफ जो कि धातकी खंड द्वीप की ओर है, वो भी देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया यहां का सूर्य, और इसको देखो तो ये देखिए, ये इस प्रकार से ये ऊपर हो गया जल, और जल के अंदर ये हो गया सूर्य। आ गया समझ में? इस प्रकार से ये जल के अंदर होता है, और ये घूमते कैसे हैं यह भी देख लो ऊपर से। ये जल के अंदर है चंद्र, और इनकी वीथी कैसे रहेगी, ये इस सुदर्शन मेरु पर्वत को परिक्रमा देंगे, तो यहां से ये ऐसे घूमेंगे, ये अंदर की तरफ होने वाले सूर्य और चंद्र, और ये बाहर की तरफ होने वाले सूर्य और चंद्र। इस प्रकार से ये सूर्य और चंद्र इस जल के अंदर ही घूमते हैं, और यहां पर ये जल के अंदर ही घूमते हैं। अब देखना, जल के अंदर कहने के बाद कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। अरे जल के अंदर फिर वो देव कैसे रहेंगे, फिर वो सब गीला हो जाएगा विमान, तो उनकी चमक कहाँ जाएगी, वो कहाँ होगा। देखिए ये सब अकृत्रिम व्यवस्थाएं हैं, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है, जो हम कृत्रिम व्यवस्थाएं बनते हैं, ये कृत्रिम व्यवस्थाएं बनती भी है
और नष्ट भी होती है, लेकिन अकृत्रिम व्यवस्थाएं कभी भी नष्ट नहीं होती। आ गया समझ में? इसलिए ये जल के अंदर घूमते हैं। अब ये जहां सूर्य और चंद्र है उससे जल कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, इसका प्रमाण अभी अपने को यहां पर देखना है। देखिए, ये आपके सामने है, ये लवण समुद्र में होने वाले सूर्य और चंद्र। ठीक है, अब ऊपर से भी दिखाई दे इसलिए थोड़े बड़े निकाले हैं। यहां पर एक है, दिखाई दे रहा है ना आपको? यहां पे एक है, यहां पर एक, और यहां पर। ठीक है, ये जो है ये जम्बू द्वीप का सूर्य, ये जो है ये लवण समुद्र का सूर्य, ये है ये लवण समुद्र का सूर्य। ऐसे इस तरफ भी ये जम्बू द्वीप का सूर्य, ये लवण समुद्र का, और ये लवण समुद्र का। ठीक है, अब ये जब आपने देखा, अब इसकी चर्चा थोड़ी ऐसी करते हैं। अब ध्यान देना, ये जो आपको लवण समुद्र दिखाई दिया ना, ये मैंने यहां से यहां तक का प्रमाण लिया है। कहां से? ये 10,000 योजन चौड़ा है ना, इसकी ऊंचाई 16,000 योजन है। यहां से यहां तक का प्रमाण लेके आपको गणित के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने पहले ही बताया था आपको। ये आपको देखना हो तो 900 और 901 नंबर की गाथा है, इसकी टीका में इसका प्रकरण आया हुआ है। वहां पे देखोगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन यहां से समझ के पढ़ोगे तो बहुत आसान जाए। देखिए, ये हो गया 10,000 योजन चौड़ा, बिल्कुल सेंटर में, लवण समुद्र के सेंटर में, और ऊंचाई 16,000 योजन, इतनी इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब ये सब आपके दिमाग में घूमना चाहिए। ये 16,000 ऊंचा कब होता है? जब यह पूर्णिमा का दिन होता है, तब लवण समुद्र 16,000 ऊंचा होता है। और वहीं अमावस्या का दिन होगा तो यह घट के 11,000 योजन तक पहुंचेगा, वो यहां पर पहुंचेगा। 16,000 योजन जब जाएगा तो ऊपर का छत 10,000 योजन चौड़ी होगी, और जब 11,000 योजन होगा तो ऊपर की छत 34,687.50 योजन होगी। ये एक तरफ का बता रहा हूं, दूसरी तरफ का लेंगे तो उससे दुगना कर लेना। तो यहाँ पे 5,000 और इस तरफ 5,000, यहाँ पे 34,687 और इस तरफ 34,687.50। इस प्रकार से यह एक आधा भाग हमने लिया है, क्योंकि समझने के लिए हमने आधे भाग की चर्चा की है। ठीक है, अब देखिए, लवण समुद्र यहां से लेके यहां तक यदि हम इसका नाप निकालेंगे तो ये नाप होगा 95,000। ठीक है, और ये सबसे स्टार्ट से लेंगे तो यहां से लेके यहां तक ये लवण समुद्र 1,00,000 योजन का भाग हमने समझने के लिए लिया है। ठीक है, तो इस लाइन से 1,00,000 योजन और इस लाइन से 95 मतलब 95,000 योजन यहां से लेके यहां तक इसका नाप है। अब 95,000 योजन में हमें चंद्र और सूर्य जल के ऊपर कितने हैं, जल के अंदर कितने हैं, या सूर्य चंद्र के ऊपर जल कितना है, यह सब देखना है। शुरुआत करते हैं यहां से। देखिए, ये हो गया जम्बू द्वीप की वेदी का सबसे लास्ट वाला पॉइंट, मतलब यहां से आगे जम्बू द्वीप की वेदी जगती आएगी और बिल्कुल इस पॉइंट से लवण समुद्र शुरू हो जाएगा। जहां से शुरू हो रहा है वहां पे अपन ने देखा था कि 330 योजन अंदर जाके चंद्र और सूर्य लवण समुद्र के ऊपर घूमते। तो इस लाइन से
ये हो गया 330 योजन लवण समुद्र की अंदर का भाग। अब यहां से लवण समुद्र के ऊपर सूर्य और चंद्र कितने ऊंचे हैं? तो बताया सूर्य 800 योजन ऊंचा है। और ठीक है, अब देखिए ये हो गया सूर्य 800 योजन ऊंचा और ये चंद्र हो गया 880 योजन ऊंचा। ठीक है, अब जब ये 880 योजन होगा तो लवण समुद्र 330 योजन तक आ गया। समझ में मैं क्या बता रहा हूं समझना। इस जम्बू द्वीप से अंदर की तरफ लवण समुद्र की तरफ जब जल बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 55.57 योजन ऊंचा ये यहां पर लवण समुद्र ऊंचा है। लेकिन सूर्य और चंद्र कितने ऊंचे हैं? 800 और 880। आ गया समझ में? लवण समुद्र का ये नीचे का भाग मतलब समतल भूमि। वो शब्द आप याद रखना, जब आप पढ़ेंगे तो ये शब्द आपके काम में आएंगे। समतल भूमि से 55.57 योजन ऊंचा जल है और समतल भूमि से सूर्य और चंद्र 800 और 880 योजन ऊंचे। मतलब मैं आपको पूछना चाहता हूं, लवण समुद्र के जल से ये जम्बू द्वीप के सूर्य और चंद्र कितने ऊंचे हैं, तो वो प्रमाण आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए ये यहां से ये हो गया चंद्र। चंद्र कितना ऊंचा है? तो जल से लवण समुद्र के जल के ऊपर 824.42 योजन इतने ऊंचाई पे तो चंद्र है और 744.42 इतनी योजन ऊंचाई पर सूर्य है। क्या बता रहा हूं देखना, ये तो हो गई लवण समुद्र की भूमि। इससे 55.57 योजन ऊपर तक जल की वृद्धि हुई है। यहां पे 0 है, यहां पे देखा जाए तो 55.57 इतनी ऊंचाई पे जल चढ़ चुका है। और इस जल की ऊपर की सतह से चंद्र ऊपर कितना है? तो 824.42 योजन है और सूर्य 744.42 योजन ऊंचा है। ये किस सूर्य चंद्र की बात की अपन ने? जम्बू द्वीप के सूर्य और चंद्र की बात की। ठीक है, अब देखना, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब त्रिलोक सार में आप जाएंगे ये सब नाप आपको गणित करके समझाएं, डायरेक्ट नहीं बताएं, गणित करना पड़ेगा। लेकिन ये आप देख के उसका गणित देखेंगे तो समझ में आए। वहां पे ये बताया कि ये सूर्य है और ये चंद्र है। तो ये चंद्र 880 योजन पर है, तो 880 योजन पर समुद्र का जल कितना वृद्धि पा चुका है? क्या पूछ रहा हूं ये समझना। 880 योजन पर जहां पर चंद्र है, या ऐसा समझ लो चंद्र की तरफ से तिर्यक रूप में, तिर्यक मतलब इसको कहते हैं तिर्यक, तिर्यक रूप में 880 योजन पर जल की वृद्धि कितनी हुई, कितनी हुई है वो प्रमाण यहां पर बताया। देखिए ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अपने को 880 योजन जाना है ना, ये पहुंच गए 880। 880 में ये समुद्र की वृद्धि यहां पर पहुंची और ये जो वृद्धि पहुंची है उस समय यह
इस चंद्र से यहां पर इसका नाप, मतलब चंद्र से इस लवण समुद्र का नाप 4,895 योजन, मतलब इस 800 योजन जल के समतल भूमि से 800 योजन ऊंचा जब जल पहुंचेगा तो वहां से इस चंद्र का अंतर 4,895 योजन, मतलब इस चंद्र से यह 800 योजन 880 योजन ऊंचा जल 4,895 दूरी पर है। क्या बताया, देखिए 880 योजन ऊंचा चंद्र है ना, अब 880 योजन जल की वृद्धि जब होगी तो उस जल की वृद्धि से चंद्र कितना दूर है, या चंद्र से 880 योजन ऊंचाई पे जल पहुंचे उसका अंतर कितना है। तो इस चंद्र से इसकी ऊंचाई का प्रमाण, लंबाई का प्रमाण है 4,895 योजन, मतलब 4,000, ये इस पॉइंट से 4,895 योजन अंदर जाएंगे तो इस समुद्र का जल 880 योजन की ऊंचाई पे पहुंचेगा। आ गया समझ में, बिल्कुल आसानी से सोचो तो, मतलब लवण समुद्र से जहां पर 0 है वहां से यदि 4,895 योजन अंदर की तरफ जाएंगे तो इस समुद्र का जल 880 योजन ऊंचा जाएगा। आ गया समझ में, ये इसका प्रमाण बताया गया है। अब देखिए आगे चलते हैं। ये तो हो गए जम्बू द्वीप के लवण, सूर्य और चंद्र का नाप। अब ये जल के अंदर होने वाले चंद्र और सूर्य का प्रमाण कितना है, उन्होंने बताया था जम्बू द्वीप की वेदी से 49,999.60 इतना यदि हम लवण समुद्र के अंदर जाएंगे तो वहां पे लवण समुद्र के सूर्य और चंद्र घूमते, तो यहां पर जब पहुंचेंगे तो उसका प्रमाण यहां पर आया और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये हो गया लवण समुद्र के अंदर होने वाला सूर्य और चंद्र, ये यहां पर होंगे। मतलब देखिए लवण समुद्र के अंदर होने वाला चंद्र, इससे इस लवण समुद्र का जल कितनी ऊंचाई पे है, तो बताया 7,596.56 इतने योजन ऊंचाई पे जल है। मतलब जल की सतह से यह चंद्र पानी के अंदर कितना है, तो बताया 7,596 योजन इतना जल के अंदर है, लवण समुद्र के अंदर। समझ में आया, वो तो मैंने 3D में आपको बताया था, तो वहां पे तो नाप नहीं था जल के अंदर कितना है, तो ये जल के अंदर 7,596 योजन 0.56 योजन इतना इस जल के अंदर होने वाला चंद्र है, लवण समुद्र का एक चंद्र। आया समझ में, इस प्रकार से यह लवण समुद्र के अंदर होने वाले चंद्र का नाप, क्योंकि इसकी ऊंचाई समतल भूमि से 880 योजन तो है, लेकिन इसके ऊपर जल का प्रमाण 7,596.56 योजन। ऐसे दोनों तरफ के जल के अंदर होने वाले चंद्र 7,596.56 योजन जल के अंदर है और उतने अंदर वो चंद्र और सूर्य घूमते रहते। आ गया समझ में, इस प्रकार से ये चंद्र का नाप निकाला, और यदि सूर्य का नाप निकालने के सोचे तो वो देखिए, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं।
अब देखिए यहाँ पे जैसे चंद्र है तो उसके नीचे यहाँ पर सूर्य है, और इस सूर्य से ये जल की सतह पे जाएंगे तो उसकी ऊंचाई आएगी 7,678.92, 7,678.92। इतना ऊंचा सूर्य के ऊपर जल है। चंद्र के ऊपर 7,596, इतना योजन, पॉइंट में ले तो 56 पॉइंट, और सूर्य के ऊपर 7,678.92। इतना जल के अंदर सूर्य और चंद्र है। किसके? लवण समुद्र के। कितने सूर्य चंद्र? 4 सूर्य और 4 चंद्र, ये दोनों इसके अंदर इतने बसे हुए। आ गया समझ में? मतलब चारों सूर्य और चारों चंद्र इस लवण समुद्र के अंदर 7,504,678 योजन सूर्य, ये इस जल के अंदर घूमते हैं। और कैसे घूमते हैं वो तो मैंने आपको बताया। ये इस प्रकार से ऐसे ही जल के अंदर परिक्रमा देते रहते। इसके अंदर क्यों परिक्रमा देते हैं? क्योंकि इसके बीचों बीच सुदर्शन मेरु पर्वत है, और इस सुदर्शन मेरु पर्वत को ये सूर्य और चंद्र परिक्रमा देते हैं। इसीलिए इस तरफ भी दोगे तो 7,500 कितना प्रमाण, और इस तरफ भी लोगे तो 7,500 चंद्र और 7,600 ऊपर जो बताया वो सूर्य, ये जल के अंदर है। और यहाँ का मात्र सूर्य और चंद्र इस लवण समुद्र के ऊपर है, और वो भी ऊपर 824 योजन पॉइंट ऊपर जो भी है वह जल के ऊपर घूमते हैं। इसलिए जम्बू द्वीप के सूर्य चंद्र इस लवण समुद्र के जल के ऊपर घूमते हैं, और लवण समुद्र के सूर्य और चंद्र इस जल के अंदर घूमते हैं। इस प्रकार से ये जल के अंदर घूमने वाले सूर्य और चंद्र का प्रमाण यहाँ पर हमने देखा। इस प्रकार से सूर्य और चंद्र का इस लवण समुद्र के अंदर घूमने का प्रमाण यहाँ पर अपन ने देखा है। अब और एक बात करता हूं जो आपको समझ में यहाँ पर आ जाए। ये अभी अपन ने प्रमाण के माध्यम से, ये तो सूर्य और चंद्र ऊपर जल के हैं, और इधर वाले सूर्य चंद्र जल के अंदर। चंद्र है तो 7,400 ऊपर जो पॉइंट है, और सूर्य 7,600। ठीक है, योजनों में ये योजनों में जल के अंदर घूमते रहते। ऐसे घूमते हुए इस सुदर्शन मेरु पर्वत की परिक्रमा करते रहते। इस प्रकार से ये सूर्य और चंद्र का जल के अंदर होने वाला प्रमाण बताया गया है। इस प्रकार से यह सूर्य और चंद्र का जल के अंदर में अंतर्भाव होता है। इस प्रकार से आज का इतना विषय अपन रुकते हैं, क्योंकि अभी 5 मिनट में अपने को किसी को प्रश्न हो तो प्रश्नोत्तरी करनी है। अब कल का अंतिम दिन रहेगा। परसों से तो पर्युषण पर्व प्रारंभ होने जा रहा है, तो परसों से जो पर्युषण पर्व प्रारंभ होगा, अपनी आगे की कक्षा इस पर्युषण पर्व के बाद चलेगी। अभी पर्युषण पर्व में तो ये पर्व अपनी आत्मा आराधना के पर्व है, कषायों की मंदता के पर्व है, और चारित्रिक विशुद्धि के पर्व है। तो इस पर्वों में अपन अन्य विषय के बारे में अन्य विद्वानों के प्रवचन सुनते हुए अपनी आचरण की विशुद्धि करने का पुरुषार्थ करेंगे। और कल इस लवण समुद्र की अंतिम चर्चा रहेगी, वो कुभोग भूमि और अन्य भूमियां जो इस लवण समुद्र में है उनके बारे में चर्चा करते हुए, पर्वत भी है और भी भूमियां हैं, द्वीप है, इन सब की चर्चा अपन कल करेंगे। आज अपन यहीं पे विराम
लेते हैं। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। है किसी को कोई प्रश्न? प्रश्न हो? हाँ पूछिए। हाँ पूछिए। पूछिए। अपना हाँ माइक। जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जैसे आपने बताया कि लवण समुद्र के चारों सूर्य और चंद्रमा पानी के अंदर रहते हैं, तो फिर वहां उजाला बराबर। कैसे होता है? देखिए, सूर्य और चंद्र को उजाले की जरूरत है क्या? नहीं, लवण समुद्र के वो भूमियों के लिए उजाला कैसे होता है? लवण समुद्र के ऊपर जो भोग भूमियां हैं, देखिए वो भोग भूमि की चर्चा मैं कल करूंगा। उसमें कैसे होते हैं कि भोग भूमि में स्वतः कल्प वृक्ष और रत्न होते हैं, जिन रत्नों के कारण सूर्य चंद्रमा होते भी है तो उनका प्रकाश उसके सामने बिल्कुल मंद होता है। इसलिए भोग भूमि में सूर्य और चंद्र की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, ठीक। इसलिए वो सूर्य चंद्र की उनको जरूरत है नहीं। हाँ, इसलिए ये जल के अंदर भी हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और जय हमारे यहाँ जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और किसी को प्रश्न है? हाँ हाँ पूछिए। बोलिए। अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ। हाँ पूछिए। नहीं है पंडित जी कोई। चलिए, तो बहुत बढ़िया है। आज सब निशंक अंग के धारी बन चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जी। तो आज अपन यहीं पे रुकते हैं और कल अपन इन कुभोग भूमियों की चर्चा, भोग भूमि नहीं, ध्यान रखना, कुभोग भूमि की चर्चा करेंगे। कुभोग भूमि क्यों कहते हैं, कैसी है, उन सब की चर्चा अपन कल करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी भाई साहब को, और जो इतनी बढ़िया क्लास के माध्यम से सभी को स्वाध्याय करा रहे हैं और इतनी बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। और अभी इसके बाद विक्रांत जी भाई साहब के बाद में एक और बिल्कुल विक्रांत जी ही अभी जस्ट पधारने वाले हैं। तो मेरा निवेदन है कि समय अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हम 2 मिनट एक्स्ट्रा भी सुनना चाहेंगे। तो विक्रांत जी भाई साहब से निवेदन है कि विक्रांत जी पाटनी भाई साहब अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। विक्रांत जी भाई।